हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग ईथर की प्रिपरेशन को लेकर और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे। हालांकि ईथर की प्रिपरेशन को लेकर हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बात कर लिया था, लेकिन आमतौर पे मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर एक बार दोबारा रिपीट कर दी जाए तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो ईथर की प्रिपरेशन लास्ट क्लास में हमने केवल 2 ही पॉइंट से किया था। नंबर 1, अल्कोहल से ईथर तैयार किया था, राइट। और अल्कोहल का भी कंडीशन आपको बताया था कि उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करोगे तो आपको ईथर मिल जाएगा, राइट। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर किसी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, किसी भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करें, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करें तो भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। अब इन दोनों टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा टेक्निकलिटीज़ था, उन दोनों को लेकर हम लोग 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहला है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर। ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन करोगे तो ही आपको ईथर मिलेगा। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आपको ईथर नहीं मिलना है। ध्यान रखना, वहाँ प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट आपका एल्कीन। तो मैं यहाँ दोनों चीज़ों का इशारा कर देता हूँ कि किसी एक कंडीशन में ईथर मिलेगा और दूसरे कंडीशन में डिहाइड्रेशन के बाद एल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर यही अल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी हो तो फिर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन ही होगा, जिसको लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ईथर की प्रिपरेशन को लेकर चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि सेकेंडरी अल्कोहल और यही डिहाइड्रेशन, ईथर नहीं मिलेगा आपको, ईथर ऑब्टेन नहीं होगा, एल्कीन। टर्सरी अल्कोहल और आपका यही कंडीशंस, ईथर नहीं बनने वाला है भाई। इन दोनों कंडीशन में इनमें एल्कीन ही बनने वाला है, तो इनको हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में। चलिए, अगर हम इथेनॉल को लेकर शुरू करते हैं कहानी, CH3CH2OH और इसको H पॉजिटिव, और अगर हमने 443 केल्विन पर रख लिया, आप सबको पता है डिहाइड्रेशन होगा। और कैसे डिहाइड्रेशन होगा, इस कार्बन से OH बाहर निकलेगा और इस कार्बन से H बाहर निकलेगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, राइट। लेकिन अगर यही रिएक्शन डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन में हो तो फिर क्या होने वाला है, राइट। पॉइंट को समझ लीजिए। होगा क्या कि अगर इथेनॉल या इसके समेत कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रखोगे, जैसे इथेनॉल को आप 413 केल्विन के ऊपर रखोगे, तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेशन करके और किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। और प्लस में वाटर क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है। आखिर अल्कोहल से ईथर बना कैसे, इसके मैकेनिज्म को लेकर हमने बहुत अच्छे से बात किया। और मैकेनिज्म स्टार्ट होगा एज यूजुअल प्रोटोनेशन से। प्रोटोनेशन का मतलब है अटैक ऑफ H पॉजिटिव ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, राइट। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अटैक करेगा और आपका प्रोटोनेटेड इथेनॉल तैयार हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब अल्कोहल हैविंग H पॉजिटिव अटैच्ड ऑन इट, राइट। H पॉजिटिव के अटैक के बाद, राइट। उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही होने लगेगा, आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। सो दिस इज द पार्ट एलोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए एक सीन कि जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलने लगेगा। अब सबको पता है H2O बाहर निकलते ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन से अवे जा रहा है। तो सीन क्या बनेगा बच्चों, H2O बाहर निकलेगा, उसी समय कार्बन पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए CH3CH2OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। CH3CH2OH एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, उसने अटैक किया प्रोटोनेटेड अल्कोहल के कार्बन के ऊपर, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन बन रही है वाटर को बाहर निकलने पर। और इस पूरे सिस्टम को मैं
एसएन कह सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि एल्कोहल अंदर जा रहा है न्यूक्लियोफाइल, वाटर बाहर निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल, राइट। और इस मैकेनिज्म को आप SN2 कह सकते हो, क्योंकि जिस समय न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसी समय दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है। क्लियर हो गया। और आप लोगों का इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2OH, एक पेयर यहाँ है, और CH2 और CH3, और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, डी प्रोटोनेशन पढ़ा था। H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के बाहर चला जाएगा और प्रिपरेशन किसकी हो जाएगी, ईथर की प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी 3 स्टेप में आप लोग इस पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, राइट। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड थर्ड स्टेप के अंदर डी प्रोटोनेशन, ध्यान रखिएगा, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप इस रिएक्शन को सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए लेके जाओगे तो मेजर प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा। ये बात आप सबको अच्छे से ध्यान रखनी है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। द सेकेंड पॉइंट इज कि अगर हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड that is essentially a primary for this case is treated with sodium alkoxide, राइट। अगर हम ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन को ट्रीट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईथर बन जाएगा, राइट। ध्यान रखना है। और रिएक्शन मैंने कल भी बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, आज फिर दोबारा से एक बार इन रिएक्शंस को समझा रहा हूँ क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो इट इज CH3CH2Cl प्लस CH3ONA, राइट। ONA को O नेगेटिव और Na पॉजिटिव भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, राइट। तो होना क्या है भाई, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड पोलर है। कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड पोलर है तो क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो सोडियम मीथॉक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है ऑक्सीजन नेगेटिव, वो इस स्लाइटली कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा और क्लोरीन उस समय दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। मामला फिर से वही आकर रुक गया कि सर SN2 है और क्या बनना है, CH3 CH2O CH3 प्लस NaCl। मैकेनिज्म क्लियर है। मैकेनिज्म बस इतना ही था कि आखिर किस तरीके से ये रिएक्शन होना है। दोबारा से रिपीट कर सकते हो आप लोग कि रिएक्शन बच्चों ये था, प्लस CH3 CH2ONA, कोई बात नहीं, मैंने सोडियम मीथॉक्साइड के बजाय इस बार इथॉक्साइड ले लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, राइट। यू नो दैट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर, okay, it is slightly negative, it is slightly positive. So this oxygen attacks here and this electron pair shift towards chlorine and the formation of CH3 CH2O CH2 CH3, that is ethoxyethane, right, plus NaCl. This is your part. क्लियर हो गया। तो यहाँ आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है वो मैकेनिज्म आपका SN2 है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एल्काइल हैलाइड एसेंशियली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, आपका ईथर बनेगा। क्या होगा, अगर एल्काइल हैलाइड आपका टर्सरी हो जाए सो ऐसे केस के अंदर आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। CH3 CH2 और O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ऐसे केस में बेटा क्या होना है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। स्टीरिक रीजन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये वाला पार्ट अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने के बजाय यहाँ काम करेगा किसकी तरह, बेस का काम। और बेस का काम करेगा तो फिर सीधा सा मान के चलिए क्या बाहर निकालेगा, H पॉजिटिव किसी भी एक कार्बन से। सो CH3 CH2O यहाँ से H निकालेगा और फिर Na पॉजिटिव यहाँ से Cl नेगेटिव निकालेगा। तो ऐसे कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा भाई, CH2 और CH3 प्लस CH3 CH2O नेगेटिव
यहाँ बेस का काम कर रहा था, उसने H पॉजिटिव निकाल लिया और NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी है तो, और एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो, सेकेंडरी में दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, राइट। सो टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसको केमिस्ट्री में हम लोग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं भाई, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल देते हैं, राइट। और विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है बेटा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड विल रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो आप लोग इसको समझने के लिए एक ऐसा टेबल भी बना सकते हो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड के इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, प्रश्न ये आ रहा है भाई कि जो एल्काइल हैलाइड है अगर वो आपका प्राइमरी है, सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट ईथर बनेगा। अगर एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, राइट, सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी हो, आपका प्रोडक्ट में ईथर भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगा। लेकिन एल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी है, राइट, सोडियम एल्कोक्साइड कोई भी हो, ध्यान रखना, राइट, ऐसे केस में प्रीडोमिनेंट पार्ट आपका क्या होगा, ईथर होगा। क्योंकि ऐसे केस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो टर्सरी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टीरिक रीजन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना था। तो चलिए कुछ रिएक्शंस कंप्लीट लास्ट क्लास में भी की थी, आज दोबारा कर लेते हैं। CH3 CH2Cl प्लस CH3 CH2ONA, yes, alkyl halide primary and sodium alkoxide. This is the first reaction for you. सोचिए क्या होना है। ओके, तो ये हमारे लिए सभी रिएक्शंस दोबारा सामने हैं और क्विकली इनको रिपीट करते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड ईथर बन जाएगा पहले केस में, राइट। आप सबको पता है ये बॉन्ड पोलर है तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O CH2 और CH3, राइट, प्लस NaCl। बहुत ध्यान से और बहुत आसान सा मामला था, राइट। नेक्स्ट केस में एल्काइल हैलाइड आप सबको पता है प्राइमरी है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, ये एल्कोक्साइड अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर और आपका प्रोडक्ट CH3 CH2O CH3 CH3 एंड CH3 प्लस NaCl, राइट। इन थर्ड केस एल्काइल हैलाइड टर्सरी है, आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ईथर नहीं बनना है भाई, राइट। और आपका जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो अब इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, किसका काम करेगा, बेस। और बेस का काम करेगा तो ये इस CH3 किसी भी एक CH3 से H बाहर निकालेगा और आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंपटीशन के लिए बड़ा फेवरेट है भाई, क्योंकि हल्का सा कन्फ्यूजन हुआ और गड़बड़ हुआ, राइट। अब देखिए ध्यान से कि CH3 CH2O तो बेस था तो उसके साथ क्या आ गया, H आ गया, तो हम दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2OH और Na के साथ Cl चला जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको बहुत ध्यान से समझना था। अगले क्वेश्चन में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर नहीं हो पा रहा है, आपको ये भी पता है कि ये बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा था, पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना भाई, हेलो एरेन नहीं बना पाएगा ईथर, और क्यों नहीं बना पाएगा ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप सबके दिमाग में, क्लियर कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा है पहले दोनों केसेज में, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा है तभी ईथर बना है, राइट। तीसरे केस में भी टूटा है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म का पार्ट अलग था, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था।
चौथे के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो ईथर नहीं बनना है। अगले केस के अंदर ध्यान दीजिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव और आपका ये अटैक कर देगा। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2O एंड हेयर इज बेंजीन प्लस NaCl। तो मेरे ख्याल से इन सब रिएक्शंस को आप लोग कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, इसके बाद कुछ NCERT के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनको कवर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी किया था, फिर भी कर रहा हूँ और बार बार मैं करा रहा हूँ, तो समझ लीजिए इसका अहमियत है आपके लिए। एग्जाम्पल 11.6, वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, राइट। और व्हाट इज दिस क्वालिटी क्वेश्चन? रीड फ्रॉम योर NCERT बुक। A reaction is given in this question and reaction is C2H5ONa plus CH3 and Cl, and product is given in this case CH3O C2H5, राइट। अब मामला आ गया भाई कि इस केस के अंदर ईथर के प्रिपरेशन की संभावना तो है ही नहीं, हमें पता है यहाँ ईथर नहीं बनेगा क्योंकि एल्काइल हैलाइड टर्सरी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है और ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा है, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये सही नहीं है। सो ये कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन होती तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होता? आप सबको पता है भाई, टर्सरी है तो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है। C2H5O इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। अब किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो ये उस कार्बन से जुड़े किसी भी CH3 से H बाहर निकालेगा। सो द मेजर प्रोडक्ट इज CH3 CH2 और CH3। एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। फिर एक क्वेश्चन पूछा, अगर ईथर बनाना हो, यही ईथर बनाना हो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो आपका क्या रिएक्टेंट होना चाहिए? और विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस से ही बनाना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन है उन पे फोकस करना है, ये वाला पर। अब मामला आता है दोनों तरफ कार्बन है तो बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे, राइट। कार्बन इधर भी है ऑक्सीजन के और इधर भी है। आप लोग ध्यान दीजिए, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी बनाना है तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है। सो C2H5Cl या Br, राइट। दूसरी तरफ इसको आप लोग एल्कोक्साइड बनाइए। पता चला बॉन्ड को इधर से ही क्यों क्लीवेज किया। अगर आप उल्टा कर देते तो फिर से ईथर नहीं बनना था। तो बॉन्ड का क्लीवेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड उधर से ही तोड़िए जिधर से आप लोगों को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनने की संभावना हो। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत बार रिवर्स फॉर्मेट में भी पूछा गया, उल्टा पूछा गया है। क्लियर हो गया? यानी क्वेश्चन था कुछ कि भाई ईथर बनाइए, अब ये पूछ रहा है कि भाई इस ईथर को बनाने के लिए रिएक्टेंट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे हैं आपकी बुक में, राइट। और वो क्वेश्चन आपके 11.10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, right, which write the following reactions of Williamson synthesis of 2-ethoxy 3-methyl pentane। आपको क्या बनाना है? 2-ethoxy O C2H5 3-methyl और पेंटेन। सो इट इज योर प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल C2H5OH एंड 3-methyl pentane 2-ol, so CH3 CHOH CH CH3 CH2 एंड CH3, इनसे स्टार्ट करना है, राइट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन दो रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है। तो अब आप सबको पता विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करके बनाओगे, एक को सोडियम एल्कोक्साइड बनाओ और एक को आप लोग एल्काइल हैलाइड बनाओ। क्लियर है? एल्काइल हैलाइड आप दूसरे को नहीं बनाओगे क्योंकि OH की जगह अगर आप Cl ले आए तो सीधा सा मामला है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यानी यहां से एल्काइल हैलाइड नहीं बनाना, क्या बनाना भाई?
इसको तो सोडियम एल्कोक्साइड में बदलना है और इसको किस में बदलना है, एल्काइल हैलाइड में। कैसे बदलोगे, SOCl2, और वहाँ पर कैसे रिएक्शन कर दोगे, Na के साथ रिएक्शन कर दोगे। क्या हो जाएगा, C2H5Cl, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज CH3CH, दैट इज ONA, CH, CH3, CH2 एंड CH3। सो दिस टाइम द प्रोडक्ट इज ईथर। अगर आपने पहले वाले को सोडियम एल्कोक्साइड बना दिया और दूसरे वाले को एल्काइल हैलाइड बना दिया तो फिर ईथर और एल्कीन दोनों बनने वाले हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस को क्लियर कर लीजिए, दोबारा मैं करा रहा हूं तो इसका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एप्रोप्रिएट सेट फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene। सो 1-methoxy 4-nitrobenzene ईथर बनाना है। आप सबको पता है विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है, राइट। तो फिर क्या सेट आप इस्तेमाल करोगे, राइट। अब हमारा फिर वही मामला है भाई कि बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो या यहाँ से तोड़ो। यहाँ से नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से तोड़ने पर एराइल हैलाइड बन रहा है, राइट। जो विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा, बॉन्ड यहीं से टूटेगा। बॉन्ड यहाँ से टूटते ही जो CH3 पॉजिटिव है वो तो आपका एल्काइल हैलाइड बना देगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका क्या बना देगा, ONA बना देगा। अब आप देख लीजिए कौन सा सेट आपके लिए ठीक है। या Br यूज हो रहा था तो हम कोई बात नहीं, Br लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है वो हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, राइट। द NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 11.24 ये कह रहे कि उन रिएजेंट का नाम बताओ जिनके विलियमसन सिंथेसिस से ये वाले ईथर बनते हों। 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन, ओके, 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी को भी आप लोग एल्काइल हैलाइड बनाओ, किसी को भी सोडियम एल्कोक्साइड बनाओ, किसी पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बॉन्ड तोड़ो क्योंकि एक ही बात बन रहा है। सो CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH2 CH2 ONA, that's your part, right. The next one is ethoxybenzene, ethoxybenzene, O and C2H5, this is ethoxybenzene। अब आप सबको पता है भाई कि यहाँ से नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ से टूटने का मतलब है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये एराइल हैलाइड बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी। फिर ये यहाँ से तोड़ना है बेटा, यहाँ से तोड़ते ही आपका सोडियम फिनॉक्साइड एंड C2H5Cl, मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। 2-methoxy 3-methyl propane, so it is propane, 2-methoxy and 2-methoxy 2-methyl। अब आप सबको पता है बॉन्ड यहाँ से नहीं तोड़ना है, बॉन्ड यहाँ से तोड़ते ही टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। बॉन्ड यहाँ से तोड़िए बेटा, यहाँ से तोड़ते ही आपका सोडियम एल्कोक्साइड तो टर्सरी वाला पार्ट का बनेगा और आपका CH3Br बन जाएगा। होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन को भी कवर कर लोगे, राइट। 1-methoxy इथेन हमने कवर कर लिया था, कर लीजिएगा। सो आप लोगों के पॉइंट क्लियर होने चाहिए भाई, किस चीज़ को लेकर, ईथर की प्रिपरेशन को लेकर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जितना इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा है उतना ही इंपॉर्टेंट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। और यहाँ ईथर की 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में डिस्कशन है। नंबर 1 कि ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, इस बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से होने वाली रिएक्शन, राइट। और दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन से बॉन्ड की रिएक्शन होगी, और डेफिनेटली रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HX, HCl, HBr, HI, इनके साथ रिएक्शन करनी है। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये कहती है कि HI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, राइट। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो सबसे फास्ट HI, फिर HBr और फिर HCl। तो हम लोग HI का ही रिएक्शन कर लेते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में भी हो जाएगा। HBr HCl के लिए आपको कंडीशंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ये आपको अंदाज़ा आ भी गया होगा। क्लियर हो गया, राइट। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है अगर आप
थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हो, हाई टेम्परेचर गिवन है आपकी बुक के अंदर, लेकिन HCl के अंदर करोगे तो फिर आपको वेरी हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो सबसे इजी, ये आइडिया क्लियर है, HI में होना है, राइट। अब मामला क्या है, होगा क्या, देखिए होगा ये भाई कि मान लीजिए ये कोई भी ईथर है, CH3 CH2 OCH3, और इस ईथर की रिएक्शन आप लोग कर रहे हो HI के साथ। सबसे पहले ये ईथर जो है अपना HI, क्योंकि आपको पता है HI में स्लाइटली पॉजिटिव H पर है, राइट, तो ये H जो है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके और इस ईथर को बनाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। सो O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस H पॉजिटिव के लिए प्रोवाइड कराएगा, और यहाँ से ध्यान से समझना कहानी क्या हो रही है। अब मामला आता है I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि अनस्टेबल है और इसको स्टेबल करने के लिए एल्कोहल की फॉर्मेशन होनी है। H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, डीप्रोटोनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर डीप्रोटोनेशन ही इसी स्टेप में होना है तो फिर प्रोटोनेशन क्यों हुआ। H पॉजिटिव अगर यहीं से बाहर निकलना है भाई, तो फिर सीधा सा मामला है, इसी स्टेप में H पॉजिटिव क्यों जुड़ा। तो ये तो बात क्लियर है कि यहाँ डीप्रोटोनेशन नहीं होगा। दो ऑप्शन है कि या तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कार्बन बाहर निकल जाए, क्या हो जाएगा भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कार्बन लेके बाहर निकला तो, ध्यान दीजिएगा उल्टा बोल गया मैं, करेक्ट करता हूँ, क्योंकि सबको पता है स्थिति क्या है कि आपका ऑक्सीजन को स्टेबल करना है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है। तो या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकल जाए, या फिर O ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकल जाए। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पहले वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ऑक्सीजन बाहर निकला तो सीधा सा मतलब है CH3 CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और CH3OH बाहर निकल जाएगा। और अगर इधर वाला लेके बाहर निकला दूसरे वाले केस का, तो फिर क्या होना है ध्यान से समझिए। अगर यहाँ से बाहर निकला तो CH3 CH2OH बन जाएगा और इस CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसके ऊपर I नेगेटिव। अब मामला आता है, मैकेनिज्म जो है वो अगेन SN2 है। यहाँ SN2 का मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस लेस कहाँ है, ध्यान से देखिए। स्टीरिक हिंड्रेंस लेस है, आयोडीन नेगेटिव कौन से कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा, डेफिनेटली जहाँ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो क्या होगा भाई, आयोडीन नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया। अगर आयोडीन नेगेटिव के लिए आप लोग उस पर जाओगे तो आपको जो उस कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और इस कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। सो व्हाट इज योर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज CH3 CH2OH प्लस CH3I। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप लोगों को मैकेनिज्म को भी ध्यान में रखना है कि आपका मैकेनिज्म कौन सा है। चलिए, अगर हमारा ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो भी R जुड़े हैं, ध्यान रखना, अगर वो R दोनों ही प्राइमरी हैं, आपका मैकेनिज्म SN2 होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ भीड़भाड़ कम होगी। आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए, अगर दोनों ही, राइट, अगर दोनों ही ग्रुप में से एक ग्रुप सेकेंडरी है और एक ग्रुप प्राइमरी है, डेफिनेटली यहाँ भी आपका मैकेनिज्म जो है वो क्या होगा, SN2 ही होगा। लेकिन आपकी बुक में इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं की गई, तो मैं टर्सरी के केस में कर लेता हूँ कि अगर एक वाला ग्रुप टर्सरी है और एक वाला ग्रुप प्राइमरी है तो फिर मामला आता है भाई मैकेनिज्म बदल जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है टर्सरी ग्रुप आते ही मैकेनिज्म SN2 ना होकर क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। और फिर वहाँ पर मामला आ गया किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वो कार्बोकैटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए एग्जाम्पल्स लेके चलते, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब देखिए ध्यान से, 3 एग्जाम्पल आपके सामने और 3 से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में I नेगेटिव जहाँ भी अटैक करने जाएगा दोनों तरफ प्राइमरी ही है। सिंपल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल एक तरफ CH2 CH3 है, राइट। और आपका मैकेनिज्म SN2 है, I नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जब प्रोटोनेटेड हो जाएगा तब है। इसलिए मैं इस एरो को हटा देता हूँ। आप लोगों का I नेगेटिव का सेंटर कौन सा रहेगा, ये वाला CH3 रहेगा जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तब, राइट।
दूसरा स्टेप, अगर आप लोग, एक मिनट, तो टारगेट पॉइंट समझ लीजिए कि आपका क्या होना चाहिए, राइट। पहले प्रोटोनेशन होगा, मैकेनिज्म मैंने बता भी दिया और अभी फिर बता दूंगा कि आपका I नेगेटिव का टारगेट वो कार्बन होना चाहिए जिस ईथर का, वो कार्बन होना चाहिए जो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस शो करे, तभी मैकेनिज्म आपका SN2 होगा। लेकिन जैसे ये ग्रुप टर्सरी आ जाए, I नेगेटिव का सेंटर जो है वो कार्बन होना चाहिए जो ज़्यादा स्टेबल हो, कार्बोकैटायन, और वो आपको पता है कि टर्सरी ग्रुप का कार्बोकैटायन ही होगा। डेफिनेटली मैकेनिज्म आपका SN1 है, राइट। आपका खेलता बॉन्ड यहाँ से टूटे या यहाँ से टूटे। अगर I नेगेटिव का अटैक बाद वाला कार्बन है तो सीधा सा मतलब है पहले वाले केस में बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अगर दूसरे वाले केस में देखिए बॉन्ड यहाँ से टूटे या यहाँ से टूटे, आपको पता टर्सरी कार्बोकैटायन बनाना है तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से नहीं टूटेगा। तीसरा केस बड़ा आसान है, बॉन्ड यहाँ से तो टूट ही नहीं सकता। मामला क्लियर है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, बॉन्ड यहीं से टूटना है। तो हमारी पूरी कहानी को हम लोग बहुत आसानी से फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये जितने भी निशान मैंने लगाए हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। और आप लोगों को टारगेट रखना है कि जब किसी भी ईथर की रिएक्शन HI के साथ करने वाले हो तो फिर आपका अटैक कहाँ होगा। अगर एल्काइल ग्रुप दोनों ही प्राइमरी हैं, SN2 की तरफ जाइए, एक ग्रुप भी टर्सरी आते ही मैकेनिज्म SN1 है, और आपका एराइल ग्रुप आते ही आप सोच लीजिए कि बॉन्ड कहाँ से टूटना है। सो क्लियर है, SN1 का मतलब आयोडीन का अटैक यहाँ पर होना है, SN2 का मतलब टर्सरी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक होना है। और आपको पता है ये बॉन्ड टूटना ही नहीं है, अटैक इस कार्बन के ऊपर होना है। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। प्रोडक्ट इज CH3I प्लस CH3CH2OH। नेक्स्ट केस CH3CH3CH3, राइट, ओके, टर्सरी ग्रुप, and the next one is CH3CH2OH. In this case CH3CH2I। पहले आयोडीन वाला ही प्रोडक्ट बनाइए, तभी आप लोगों के पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है, राइट। मैकेनिज्म आपसे कोई पूछे, SN2 मैकेनिज्म पूछे तो आप करिए, SN1 पूछे तो करिए। और क्या है मैकेनिज्म, CH3CH2O और CH3 प्लस HI। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा H के लिए, और क्या बन जाएगा भाई, प्रोटोनेटेड ईथर, CH3CH2O CH3H पेयर और पॉजिटिव चार्ज। I नेगेटिव वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो इस वाले कार्बन पर I नेगेटिव अटैक करते ही ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। सो द स्टोरी इज CH3CH2OH प्लस CH3I। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है, राइट। अगर यही मामला बच्चों इस केस में होता, CH3CH, एक मिनट टर्सरी बना देता हूँ, CH3C, ओके, O CH2 और CH3 प्लस में वही HI के साथ रिएक्शन होना है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर H पर अटैक करेगा और आपका प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा। अब प्रोटोनेटेड ईथर में O जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और O स्टेबल करने की कोशिश करेगा क्योंकि मैकेनिज्म SN1 है, तो सबको पता है SN1 में उसी समय अटैक नहीं होता, राइट। ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, CH3C CH3 और पॉजिटिव प्लस आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। और फिर अगले स्टेप के अंदर, ये स्लो स्टेप है, आपको पता है कार्बोकैटायन का बनना, और CH3C पॉजिटिव, CH3 और CH3, इस पर अटैक किसका होगा, I नेगेटिव का अटैक होगा, राइट। तो ये आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। अभी कुछ NCERT के क्वेश्चन हैं जिनको मैं कवर करा देता हूँ, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, राइट। 11.7 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सोल्ड एग्जाम्पल। तो क्वेश्चंस एक बार दोबारा से, जो 3 क्वेश्चन थे वो भी कर लेते हैं, और एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट के भी, और वो भी, राइट। देखिए मामला कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, सब फॉलो कीजिए SN2 मैकेनिज्म
प्राइमरी ग्रुप देखते ही, और आयोडीन नेगेटिव के लिए टारगेट CH3 है। सेकंड केस में एक तरफ टर्सरी है, एक तरफ प्राइमरी ग्रुप है। मैकेनिज्म आप लोग दिमाग में रखिए, SN1, राइट, और टारगेट आपके लिए ये वाला कार्बन है I नेगेटिव के लिए। तीसरे वाले केस में आप सबको पता है कि बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से नहीं होना है, बॉन्ड यहीं से टूटेगा। इसका मतलब ये CH2 I के लिए सेंटर है। पॉइंट क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर O के दोनों तरफ ग्रुप प्राइमरी हैं, राइट। मैकेनिज्म आपका कौन सा होना है भाई? SN2 होना है। I नेगेटिव के लिए अटैक लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाला कार्बन है, सो CH3 CH2 I का फॉर्मेशन होगा। ये आपका एग्जाम्पल 1.7 का पहला क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन, आपको पता है कि एक तरफ टर्सरी है, एक तरफ प्राइमरी है। मैकेनिज्म आपका SN1 होगा यहाँ पर, और SN1 होते ही आप सबको पता I नेगेटिव के लिए ये वाला टर्सरी कार्बोकैटायन सेंटर है, यहाँ पर अटैक करेगा, राइट। आप सबको पता है बेंजीन आते ही ये बॉन्ड का क्लीवेज, राइट, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस बॉन्ड को देखने की, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड देखने हैं। अब ऑक्सीजन की दोनों तरफ का ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होना, जो रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यहाँ से टूटते ही ये वाला जो कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आयोडीन के लिए सेंटर है। उसके बाद ये तो सॉल्ड एग्जाम्पल थे। उसके बाद 11.12 क्वेश्चन के भी 4 अनसोल्ड क्वेश्चन है। 11.12 एंड टेक्स्ट, वो भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी कवर कर लिया था। मैकेनिज्म यहाँ पर इस केस के अंदर SN2 होना है, सो Br नेगेटिव के लिए सेंटर CH3 होगा, राइट। आप सबको पता है यहाँ बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटना है, बॉन्ड यहीं से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, तो Br नेगेटिव के लिए C2H5 पॉजिटिव जो है ये वाला सेंटर है। अगले केस में फिर से यही आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। टर्सरी होते ही मैकेनिज्म चेंज हो गया, मैकेनिज्म SN1 है, तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये I नेगेटिव के लिए सेंटर है। मेरे ख्याल से आप लोग प्रोडक्ट बना लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो इन दिस केस द प्रोडक्ट इज CH3I, प्लस में आप लोग CH3 CH2OH बनाइए। नेक्स्ट केस में टर्सरी आपका हेलो एल्केन बनेगा, प्लस में CH3 CH2OH। नेक्स्ट केस में आपको पता है बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ से होना है, सो CH3 CH2I प्लस फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट केस में आप सबको पता चल गया कि SN2 मैकेनिज्म है, तो CH3 CH2I प्लस में जो भी ग्रुप है उसके साथ O के साथ H लग जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में SN1 मैकेनिज्म है, सो CH3 CH2C CH3 और CH3 और I प्लस में आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा। दिस इज योर पार्ट। इन नेक्स्ट केस आप सबको पता है कि बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH2 है, वहाँ I आ जाएगा, तो बेंजीन CH2I और बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तीनों क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। और एक बहुत कॉमन सा चीज़ है, मैं दोबारा कहता हूँ कि हल्का फुल्का पूछता है। इस बार नीट में क्या पूछा गया इस क्वेश्चन से? नीट में पूछा गया कि एनी सोल ऑन क्लीवेज विद HI। एनी सोल याद रखना तुम्हारा ही काम है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, नहीं याद है तो याद रखिए। एनी सोल विद HI, आप सबको पता है बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होना नहीं है, बॉन्ड का क्लीवेज यहीं से होना है, सो द प्रोडक्ट इज, राइट, फिनॉल प्लस CH3I। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये ध्यान रखना। और ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे थे, राइट। बस जिनको एनिसोल के फॉर्मूला को लेकर डाउट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक ऑप्शन जो था वो C2H5I बना रहा था फिनॉल के साथ, अब एक जगह CH3I बन रहा था, तो एनिसोल के फॉर्मूला को लेकर जिसको डाउट था वो गलत करके आया है इस क्वेश्चन को, राइट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। और अगला तुम्हारा पार्ट है ईथर का, वो बहुत आसान पार्ट है, क्योंकि आप सबको पता है एरोमेटिक ईथर जो है OCH2 और CH3, चलिए एनिसोल ही ले लेते हैं, एनिसोल। आप सबको पता है कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप जुड़ा है अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, देते ही ये ग्रुप क्या हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, पहले की क्लासेज में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है,
राइट। और इसी पे एक क्वेश्चन बन रहा है भाई, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल एल्काइल ईथर, दिस इज एराइल ग्रुप, दिस इज ईथर एंड दिस इज एल्काइल ग्रुप, एराइल एल्काइल ईथर, राइट। द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट, द एल्कोक्सी, ये जो ऊपर वाला एल्कोक्सी ग्रुप है, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन and it directs the incoming substituent at ortho and para position in the benzene ring। तो कोई मामला ही नहीं है भाई, आप लोग कर सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाइए, एक मैं बना देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH, एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अगला आप इस पेयर को यहाँ शिफ्ट कीजिए और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये काम आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट। अब आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम बहुत सारी पढ़ के आए हैं, बस फ़र्क क्या है भाई कि कुछ जगह रिएजेंट जो आपने पढ़े थे वो नहीं होंगे। एनिसोल, आप लोग Br2 के साथ रिएक्शन पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन FeBr3, लेकिन ये इथेनोइक एसिड के साथ होगी हैलोजिनेशन। अगर आपको रिएक्शन करनी है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सेम रिएजेंट यूज कीजिए, CH3Cl AlCl3। आपको फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है, CH3COCl AlCl3 के साथ कीजिए। आपको नाइट्रेशन करना है, HNO3 H2SO4 के साथ कीजिए। मतलब सीधा सा है कि जो रिएक्शन आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो वही रिएक्शन है। क्लियर हो गया। और आपके जो प्रोडक्ट बनने हैं वो आपको एक्सपेक्टेड है ही। पहले में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो पे Br और पैरा पे Br। सो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल OCH3 और पैरा ब्रोमो एनिसोल। सो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो भी बना लेना आप लोग। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, OCH3 राइट, CH3 पैरा पे और अगले केस में CH3 ऑर्थो पे लगा लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तो मैं पूरा एक लेक्चर करा चुका हूँ आपको। OCH3 एक में पैरा पे COCH3, दूसरे में ऑर्थो पे लगा लेना। और नाइट्रेशन अगर आप करो तो आप लोग ये भी कर सकते हो भाई, OCH3 पैरा पे NO2 और ऑर्थो पे NO2 भी लगा सकते हो। इस तरह से बच्चों 2 प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी आपके लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है। और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जाओ तो चैप्टर एंड में एक्सरसाइज है, उस पर चले जाइए आप लोग। और 11.31 क्वेश्चन पूछा है कि एनिसोल का फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कीजिए, यानी एनिसोल की रिएक्शन CH3Cl AlCl3 के साथ कीजिए, नाइट्रेशन कीजिए, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल कीजिए, इथेनोइक एसिड मीडियम में ही होगा, और फ्रेडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, बाकी NCERT के क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में सारे कंप्लीट कवर करा दूंगा, राइट। तो ईथर को बेटा बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, बहुत मन करके पढ़ना है, राइट। बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। 2 ही टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान से समझने थे, जिसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। आखिर एल्काइल हैलाइड जब RONA के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या क्या खेल खेला जाएगा, ये प्राइमरी होगा तो और ये टर्सरी होगा तो ये सेम ही रहेगा। अगर ईथर ग्रुप आपका HI के कॉन्टेक्ट में या HBr के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो ईथर के दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हैं वो कौन से होंगे, राइट। अगर वो बेंजीन है तो वो ग्रुप बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर वो ग्रुप प्राइमरी है तो फिर मैकेनिज्म SN2 होगा, वो टर्सरी है तो फिर SN1 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाले पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।